Hello everyone. So, after completing section 35AD for specified business, let's get started with the new topic and which is actual cost. Actual cost हमने बहुत सारे sections के अंदर पढ़ा कि actual cost का क्या मिलेगा. Actual cost पे आपको depreciation claim करने को मिलेगा. हमने section 35AD में बोला 100% of an capital expenditure जो actual cost होगा वो आपको allow हो जाएगा. और ऐसे न जाने कितने ही sections के अंदर हमने पढ़ा कि आपको एक्चुअल कॉस्ट का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा या एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा या 15% ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा. करेक्ट. तो ये सारी चीजें में एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है ये देखना है कि भाई किसका परसेंटेज लेना है या किसको डिडक्ट करना है, ये सब अपन देखेंगे अभी एक्चुअल कॉस्ट के अंदर. तो एक्चुअल कॉस्ट आपको कैसे कंप्यूट करनी है. सबसे पहले तो आप क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ एन असेट, मतलब जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी वो ले लोगे. 10,000 के अंदर अगर आपने कोई असेट खरीदा वो सबसे पहले तो यहाँ लिख लो 10,000 रुपए. उसके बाद बहुत सारे ऐसे असेट्स होते हैं जिसका इंस्टॉलेशन करवाना बहुत जरूरी है, जैसे एसी, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड कर दो उसके अंदर. फिर उसके बाद असेट को लाने के चार्जेस भी अगर आप इनकर कर रहे हो अलग से तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऐड होगा. ट्रायल रन करने के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी और आपको देखना है कि भाई इसका प्रोडक्शन सही से हो रहा है, ये ढंग से प्रोडक्ट बना भी पा रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या होता है, ट्रायल रन चलता है या टेस्ट रन चलता है, जो एक्चुअल रन नहीं माना जाएगा. ट्रायल रन मतलब ट्रायल बेसिस पे अपन सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से बनकर आ भी पा रहा है कि नहीं हमारी प्लांट एंड मशीनरी. तो ट्रायल रन करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसको भी ऐड कर लो. उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड होगी सिर्फ अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया है. अगर आईटीसी क्लेम कर लिया है आपने, जैसे सपोज करो मैंने 10,000 का कोई असेट खरीदा, उस पे 1,000 रुपए क्या लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया. इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अगर जीएसटी के अंदर उसका ले लिया तो मैं उसको यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती. लेकिन अगर मैंने आईटीसी जीएसटी के अंदर नहीं लिया तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ. मतलब टैक्सेस एंड ड्यूटीज का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया है या उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है आपको. उसके बाद आपने कोई असेट खरीदने के लिए सपोज करो लोन लिया था आपने कोई असेट खरीदने के लिए, तो अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज उस असेट्स को किसके अंदर ऐड कर, उस इंटरेस्ट को कहाँ पे ऐड कर लोगे, कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर ऐड कर लोगे. जैसे सपोज करो मैंने लोन लिया था, मैंने वो लोन, अब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो उस तारीख तक जब तक मैंने असेट को पुट टू यूज किया था वहां तक मैंने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को क्या कर दूंगी, ऐड बैक कर दूंगी. और बाकी पुट टू यूज के बाद वाले इंटरेस्ट का क्या होगा, तो आप उसको हर साल पीएनएल के अंदर डेबिट कर सकते हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है. मतलब पुट टू यूज का पहले का इंटरेस्ट आप ऐड कर लो असेट की कॉस्ट के अंदर, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट आप क्या कर लो, पीएनएल के अंदर डेबिट करने को आपको मिल जाएगा. उसके बाद आपको कुछ चीजें लेस भी करनी होगी एक्चुअल कॉस्ट आने के लिए. और क्या अमाउंट लेस करना होगा, तो हमने ऊपर क्या देखा कि ट्रायल रन करने के लिए आपके जो भी खर्चे हुए जो भी उसको आपको ऐड करने को मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स. तो भैया ट्रायल रन करोगे तो कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा, उसकी कुछ तो सेल प्रोसीड आएगी, और वो सेल प्रोसीड आएगी मतलब वो आपकी इनकम हो गई, तो उसको आपको क्या कर देना है, फिर इधर से माइनस कर देना है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में से आपको वो डिडक्ट कर देना है. उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी या ग्रांट मिली है तो उसको भी आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है एक्चुअल कॉस्ट में आने के लिए. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, परचेज प्राइस के अंदर इंस्टॉलेशन के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, ट्रायल रन करने के जो भी खर्चे होंगे और टैक्सेस एंड ड्यूटीज को क्या करना है, ऐड बैक करना है. अगर आपने लोन लिया है कोई असेट को खरीदने के लिए तो उसका इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड होगा और आपको दो खर्चों का
माइनस करना है, वो क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट एंड सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ये दो खर्चे आपको माइनस करने हैं, तो ये जो आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। अब आती है बात समझने वाली, डिफरेंट तरीके से एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी डिफरेंट केसेस के अंदर। सबसे पहले तो अब एक चीज समझो, अगर आपने कोई भी असेट खरीदने के लिए किसी भी, अगर असेसी ने असेट खरीदा और असेट खरीदने के लिए उसने सपोज करो 3-4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करा, 3-4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करा और एक इंस्टॉलमेंट उसने क्या कर दी, कैश के अंदर पे कर दी, या फिर यहाँ पर जो मोड्स स्पेसिफाई है उन मोड्स के अलावा पेमेंट कर दिया, तो वो वाली इंस्टॉलेशन को एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड करने को नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर किसी भी असेसी ने किसी भी सिंगल पर्सन को सिंगल डे के अंदर 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया बाय वे ऑफ अदर देन मतलब अकाउंट से ही चेक से नहीं किया या अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से नहीं किया या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं करता है अगर असेसी पेमेंट, तो फिर उसको वो वाला पेमेंट एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड करने को नहीं दिया जाएगा। वेयर एन असेसी इनकर्स any expenditure for acquisition of any assets or part thereof in respect of which a payment or aggregate of an payment made to a person in a day otherwise than by way of an account pay check, account pay DD and electronic clearing system or any other mode as may be prescribed exceeds rupees 10,000, such expenditure shall not form the part of an actual cost of such asset। मतलब वो actual cost का part नहीं माना जाएगा। उसके बाद अब ये देख लो टोटल अपन को कितने केसेस पढ़ना है, 16 केसेस पढ़ने हैं कि ये स्पेसिफाइड केसेस के अंदर एक्चुअल कॉस्ट कैसे क्या कंप्यूट करनी है। सबसे पहला केस आता है कि मेरे को एक असेट रिसीव हुआ बाय वे ऑफ एन गिफ्ट। हमारे असेसी को कैसे रिसीव हुआ, कोई असेट बाय वे ऑन ए गिफ्ट दे दिया तो उसकी कौन सी कॉस्ट भाई, उसमें तो आपने कोई पैसा दिया ही नहीं होगा, उसमें तो आपने सामने वाले को कोई पैसा ही नहीं दिया होगा, तो उसमें मैडम एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है, तो जो भी देने वाला है उसकी WDV होगी, वही आपकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। देने वाले की WDV आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी गिफ्ट के केस में, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउड टू हिम। मतलब क्या, WDV जितना भी उसका एक्चुअल कॉस्ट था उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारे जिसको असेट दिया गया है बाय वे ऑफ एन गिफ्ट उसकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एन असेट एक्वायर्ड आउट ऑफ, आपने असेट खरीदने के लिए क्या उठाया था, लोन उठाया था, तो अगर आपने लोन उठाया था और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आपने बिफोर पुट टू यूज दिया है या अप टू पुट टू यूज दिया है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और आफ्टर पुट टू यूज वाला आपको अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 के अंदर। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 3 के अंदर आपको क्या हो जाएगा, ये खर्चा P&L में डेबिट करने को दिया जाएगा। ये वाला खर्चा आपके P&L में डेबिट नहीं होगा, ये वाला खर्चे का क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड दिया जाएगा और इसको धीरे धीरे मतलब इस पे डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे और ये सीधा P&L के अंदर डेबिट हो जाएगा। अगर सरकार से कोई भी ग्रांट या सब्सिडी रिसीव होती है तो उसको आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एन असेट्स में से माइनस करना है। सेनवेटेबल असेट का मतलब क्या, जिसके ऊपर आपने GST लेके रखा हुआ है या GST का क्रेडिट होता था पहले, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट होता था, तो अगर आपने GST या इनडायरेक्ट टैक्स में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आपको एक्चुअल कॉस्ट के अंदर वो ऐड करने को नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको टैक्स का अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट के अंदर से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहां पे उसका सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया है तो फिर आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन असेट शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एन सेनवेट क्रेडिट टेकन। जितना आपने सेनवेट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपको एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपने मतलब वो कोस्ट का पार्ट नहीं बना सकते आप, सीधी सी बात है, तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स को कोस्ट का पार्ट नहीं बना सकते हो। क्रेडिट लिया तो कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्रेडिट नहीं लिया तो कोस्ट का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद कोई हमारा एक ऐसा चालू बंदा था जिसने वो असेट खरीदी, क्यों वो असेट खरीदी? फॉर द पर्पस टू अवॉइड द टैक्स। तो अब उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी, क्योंकि वो तो कभी नहीं बताएगा उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट एओ ने विद द प्रायर परमिशन ऑफ एन डिप्यूटी कमिश्नर डिटरमाइन करी, वो ही अमाउंट इसका क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो अगर आपने कोई भी ऐसा असेट खरीदा फॉर द पर्पज टू अवॉइड द टैक्स, तो उस केस के अंदर आपकी एक्चुअल कॉस्ट वो ही होगी जो कि आपका असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, रीएक्विजिशन ऑफ एन ट्रांसफर्ड असेट। ये क्या होता है, ये क्यों आया था ये सेक्शन? देखो क्या होता था कि कभी कभी असेसी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कैसे? जैसे सपोज करो मेरे पास कितनी थी, मेरे पास एक असेट था जिसकी अभी आज की तारीख में WDV कितनी हो चुकी थी, 100 रुपए हो चुकी थी, करेक्ट। अब मैंने क्या करा कि मैंने वो असेट ट्रांसफर करी किसी और बंदे को 110 रुपए के अंदर, 110 रुपए के अंदर ट्रांसफर करी। और फिर मैंने क्या कहा कि एक काम कर, अब तो वापस से मुझे उसको ट्रांसफर कर दे 150 रुपए के अंदर। तो अभी तक मुझे डेप्रिसिएशन कितने पे मिलता था, 100 पे मिलता था, लेकिन अब वापस मैंने वो असेट खरीदी और डेप्रिसिएशन तो कितने में मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, और परचेज प्राइस तो मैंने इसकी क्या पे करी, 150 रुपए फिर से। तो अब मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने की कोशिश करूंगी। तो सरकार ने बोला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि बेटा अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हमारा पॉइंट नंबर 6 और इस तरीके से आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी? WDV एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर, कितनी WDV थी, 100 रुपए, तो 100 रुपए लिखो। और द प्राइस ऑफ द रीएक्विजिशन, प्राइस ऑफ एन रीएक्विजिशन कितनी, 150, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मैं 100 की जगह 90 में लेती वो असेट को फिर से, तो मेरे को 90 की एक्चुअल कॉस्ट मिलती, लेकिन 100 की जगह मैंने वो असेट 110 में 150 के अंदर भी खरीदी, तो मेरे को सिर्फ 100 रुपए ही, मेरी सिर्फ 100 रुपए ही एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। मतलब ये समझे पूरा केस। मैंने क्या किया, मेरा असेट की आज की तारीख में वैल्यू कितनी चल रही थी बुक्स में, 100 रुपए की। मैंने एक बंदे को पकड़ा, उसको बेचा 110 में, और उसको बोला कि तू वापस अब मुझे इसको 120 के अंदर बेच दे। जान पहचान का बंदा था, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रूट करने के लिए हमने ऐसा किया। उसने मुझे वापस 120 में किया। तो जहां मेरे को 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन मिलता था, इस ट्रांजैक्शन के बाद मुझे 120 में मिलेगा। मैं सरकार को बेवकूफ बनाना चाह रही थी, तो सरकार ने भी बेवकूफ बनने से मना बोल दिया, और सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि आपको कितना मिलेगा, जितना भी WDV आपका पहले ट्रांसफर पे था, मतलब 100 रुपए, और द प्राइस पेड फॉर द रीएक्विजिशन, मतलब आपको रीअक्वायर करने के लिए जितनी भी प्राइस पे करी थी, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वो ही आपको क्या होगा, अलाउ होगा। तो विच एवर इज लोअर इज अलाउड। किस में से विच एवर इज लोअर? WDV at the time of the first transfer or price paid for the reacquisition, whichever is lower। उसके बाद आता है हमारा कि अगर नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर आपने किसी से कोई असेट खरीदा और फिर से उसी को उसको लीज पे दे दिया, तो फिर उस केस के अंदर आपका WDV क्या मानी जाएगी? तो जो भी ट्रांसफरर की WDV, जो भी बेचने वाले की WDV होगी, वही आपकी क्या मान ली जाएगी, WDV मान ली जाएगी इस केस के अंदर। अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग है, देखना यहाँ से बिल्डिंग के लिए बोला है, ये नोशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। नोशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग पे ही होता है, बाकी किसी भी असेट के ऊपर नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना होता है। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग ऐसा स्पेशल असेट है जिसके ऊपर हमको
नोशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो क्या बोला इसने कि अगर आपने बिल्डिंग अभी तक आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते थे और फिर बाद में आप बिजनेस के लिए यूज करने लग गए, तो उसकी बिजनेस में जब आएगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे हम, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट करना है, उसमें से अभी तक का नोशनल डेप्रिसिएशन, अगर हमने इसको स्टार्टिंग से ही बिजनेस के अंदर ले लिया होता तो हमको कितना डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया होता हमने, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको क्या ले लेना है, एक्चुअल कॉस्ट ले लेना है। मतलब क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ एन परचेज और एन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एज रिड्यूस्ड बाय द नोशनल डेप्रिसिएशन by applying the rate applicable on the date of an conversion। और ये रेट भी आपको कब की लेनी है, डेट ऑफ कन्वर्शन के हिसाब से लेना है। मतलब जिस साल में खरीदी थी, जैसे सपोज करो मैंने 2010 के अंदर कोई बिल्डिंग खरीदी, 2014 के अंदर मैं क्या ट्रांसफर कर रही हूँ, बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मुझे 2011, 12, 13 और 14 का क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या लेनी है, एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। लेकिन जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी तो मुझे रेट कब की लेनी है, 11, 12, 13 की कि 14, जिस ईयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उस ईयर की, जिस ईयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उस ईयर के अंदर जो भी रेट होगी वो रेट लेनी है, ना कि रिस्पेक्टिव ईयर की रेट लेनी है। उसके बाद आ रहा है कि अगर कोई भी असेट हमने इंडिया के बाहर खरीदा हुआ है, अगर हमने कोई भी असेट इंडिया के बाहर खरीदा है बाय अ नॉन रेसिडेंट, किसी भी नॉन रेसिडेंट असेसिन है और उसको इंडिया के अंदर ला रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी, तो आपको क्या करना है, जितनी भी उसकी परचेज प्राइस जितनी भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो ले लेनी है, उसमें से आपको क्या करना है, जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक उस पर चार्ज हो गया है, उसको हो गया होता, अगर वो असेट इंडिया के अंदर यूज हुआ होता डेप्रिसिएशन आपको क्या कर देना है, माइनस करना है, और जो भी अमाउंट आएगा वो क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी असेट होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसके 100% सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है, या फिर कोई भी 100% सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई भी असेट ट्रांसफर करती है, तो ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफरी के हाथ में क्या एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, मतलब जिसको ट्रांसफर हो रहा है उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी उसकी, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी कि हम ऐसे ही मानेंगे जैसे कि प्रीवियस ओनर ही उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यू होल्ड करके रखता, तो उसकी क्या एक्चुअल कॉस्ट होती, वही एक्चुअल कॉस्ट होती, मतलब उसकी WDV इधर आकर क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो लो कैसी लैंग्वेज दिखता है, ये सीधी सी है, मतलब अगर होल्डिंग कंपनी कोई भी सब्सिडरी कंपनी 100% सब्सिडरी को कोई ऐसे ट्रांसफर करता है, या अपने 100% सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, तो जिसको एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो भी प्रीवियस एसेट जो ट्रांसफर करने वाला है ना उसकी जो भी WDV है वो सामने वाले की क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन लो की लैंग्वेज देखो, एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरी कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम एज इट वुड हैव बीन if the transferor company had continued to hold the capital asset for the purpose of its business। मतलब अगर ये इसको ट्रांसफर नहीं करता और अगर ट्रांसफरर ही इसको होल्ड करके रखता तो क्या डेप्रिसिएशन मिलता उसको उतना ही, तो क्या एक्चुअल कॉस्ट होती, क्या कॉस्ट मानी जाती उसकी, वही कॉस्ट इसकी क्या मान ली जाएगी, कॉस्ट मान ली जाएगी, मतलब WDV मान ली जाएगी इसकी कॉस्ट, करेक्ट। जो ट्रांसफरर की WDV है वो ट्रांसफरी की WDV बन जाएगी। सेम इन द केस ऑफ अमालगमेशन, अगर अमालगमेशन के केस में अमालगमेटेड कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर करती है, तो जो अमालगमेटिंग कंपनी के बुक्स में WDV अपीयर हो रही थी वही अमालगमेटेड कंपनी की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अगर कोई भी डीमर्जर हो रहा है
अगर कोई भी डीमर्जर हो रहा है और तो रिजल्टिंग, तो दो कंपनी बनती है, एक डीमर्ज्ड कंपनी होती है और जो डीमर्ज हुई उस कंपनी को क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। तो वो, तो इस केस के अंदर भी जो डीमर्ज्ड कंपनी की, जो डीमर्ज कंपनी की WDV होगी वो ही हमारी रिजल्ट, डीमर्ज कंपनी की WDV होगी वो ही हमारी रिजल्टिंग कंपनी का क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो अपन ने 3 केस पढ़े, होल्डिंग से 100% सब्सिडी और सब्सिडी से 100% होल्डिंग, 100% सब्सिडी से होल्डिंग को असेट जा रहा है, अमालगमेटिंग से अमालगमेटेड को जा रहा है, या डीमर से रिजल्टिंग को जा रहा है, या वाइस वर्सा डीमर से रिजल्टिंग तक को जा रहा है। तो इस केस के अंदर जो भी देने वाला है उसकी WDV ही लेने वाले की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, कैपिटल असेट इज अक्वायर्ड बाय द असेसी अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। पहले क्या होता था, जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते थे उनका फॉर्म क्या होता था, AOP या BOI हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसका क्या हुआ, कॉर्पोरेटाइजेशन। और कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद अगर कोई भी इस स्कीम में अगर कोई भी असेट ट्रांसफर होता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट मतलब सीधी सी बात है, AOP BOI साहब कंपनी में बने तो जो भी AOP BOI में जो भी कॉस्ट, जो भी WDV चल रही थी वो ही कंपनी बनने के बाद उसको ही चालू कर दो, कन्वर्ट हो रहा है बस। और कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या था कि ये जो भी AOP और BOI ऐसा फंक्शन कर रहे हैं उसको कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना है। तो ठीक है, जो भी उनके बुक्स के अंदर तब WDV दिख रही थी वही इनकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। वही हमारे आने वाले, वही हमारी कंपनी की क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट है उसको पढ़ो। Where an assessee was not required to compute his total income under the Income Tax Act for any of the previous year preceding the relevant previous year। देखो ये क्या कह रहा है कि या तो उसको क्या करना है, अपनी इनकम कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, अपना बिजनेस उसने कंडक्ट कर दिया लेकिन उसको इनकम कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। या तो सपोज करो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अपन आगे पढ़ेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है कि उसके अंदर आपको PGBP का कोई भी प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो, अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप सीधा 8% या 6% का प्रॉफिट दिखा सकते हो। उसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन और ये कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब उस केस के अंदर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं करने की जरूरत होती। लेकिन तब भी अब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कल को हटना चाह रहे हो, फिर तो आपको डेप्रिसिएशन और ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर फिर जैसे 4 साल तक के लिए मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में थी, तब भी वो एक्चुअल कॉस्ट, तब भी असेट तो यूज हो ही रहा था मेरे बिजनेस के लिए, लेकिन उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही थी क्योंकि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे थी। तो अब 4 साल के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी, तो 4 साल के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैसे ली जाएगी, तो हम ये मानेंगे कि 4 साल तक अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता तो हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते, उस डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे और फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या मानेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। मतलब एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ एन डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स as adjusted by the amount attributable to the revaluation of an assets of the assessee in respect of such previous year। मतलब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट अगर कोई आया है तो उसका इफेक्ट देने के बाद डेप्रिसिएशन जितना उसको एक्चुअली अलाउड होता उतना आपको डेप्रिसिएशन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और फिर जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या कर देना है, आपको एक्चुअल कॉस्ट मान लेना है और अब से उस अमाउंट के ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस ले सकते हो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल असेट्स ऑन विच द डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD। ये अपन ने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर ऐसा कोई भी कैपिटल असेट जिसका आपने
सेक्शन 35 एडी के अंदर डिडक्शन ले लिया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट नील ही होगी। अगर ये असेट किसी को एज एन गिफ्ट भी ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी भी कॉस्ट क्या ही मानी जाएगी, नील ही मानी जाएगी। अगर कोई इन्वेंट्री कैपिटल असेट के अंदर कन्वर्ट होती है, कोई इन्वेंट्री कैपिटल असेट के अंदर कन्वर्ट होती है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एन कन्वर्शन क्या मान ली जाएगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन ही क्या मानी जाएगी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। तो यहाँ पे अपना